Hello everyone, a very cordial welcome to one and all. So in continuation of our this Quest 2023 series, I have come up with another lecture on Indian Constitution and Polity. So far, we have covered from part 1 to part 5 of the Indian Constitution. और आज हम पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को विच इज़ यूनियन एग्जीक्यूटिव को करेंगे. बट बिफोर स्टार्टिंग आई हैव एन इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट टू मेक. जोग्टा एकेडमी ऑन पॉपुलर डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स लेकर आया है एक्सक्लूसिव इंटीग्रेटेड सबॉर्डिनेट बैच. इसमें जो भी एग्ज़ाम्स पहले हमीरपुर सबॉर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता था, जो वो जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता था, जैसे सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, कांस्टेबल ऑफ पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, टीजीटी हो गया, क्लरिकल हो गया, चाहे वो सेक्रेटेरिएट का हो, चाहे जुडिशरी क्लर्क हो, या जेओआईटी हो, जेओ अकाउंट्स हो, पटवारी हो, पंचायत सेक्रेटरी हो, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए एक्सक्लूसिव बैच लाया है जो कि इंटीग्रेटेड और सबॉर्डिनेट बैच के नाम से कहलाया है. ये जो सुपर 30 बैच है, ये ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड दोनों मोड में, ये हाइब्रिड मोड में अवेलेबल होगा. ऑनलाइन मोड में ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लासें भी होगी और लाइव स्ट्रीमिंग भी होगी. और जो ऑफलाइन बैच है वो जो हमारी जोग्टा एकेडमी की जो दूसरी शिमला में नई ब्रांच खुली है संजौली में, नियर इंजन घर, वहाँ पे शुरू हो रहा है. और ये बैच 15 मई से स्टार्ट हो रहा है. तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है वो इन 2 नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. बट बिफोर कमिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन, आई वांट टू गिव यू अ ब्रीफ अबाउट यूनियन एग्जीक्यूटिव. व्हाट इज़ यूनियन एग्जीक्यूटिव? सो हमें ध्यान रखना है, जो स्टेट है, स्टेट के 3 ऑर्गन होते हैं. फर्स्ट है एग्जीक्यूटिव, सेकंड है लेजिस्लेटिव और जो थर्ड है वो है जुडिशरी. एग्जीक्यूटिव होता है जो एक रियल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होती है लॉ को एग्जीक्यूट करने की. जैसे कि प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है. और जो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेटिव, वो है जहाँ पे कि हमारे लॉज फॉर्मुलेट होते हैं, जो कि लॉज बनाता है, जिसमें कि हमारे एमपीज आते हैं और एमएलएज आते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो. वो सभी लेजिस्लेटिव कहलाते हैं क्योंकि उनका जो मेन कार्य है वो है लॉ को बनाना. थर्ड हुआ जुडिशरी हमें पता है, ठीक है. तो ये 3 चीज़ें हैं स्टेट की, 3 ऑर्गन है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी. अब एग्जीक्यूटिव को भी 2 लेवल में देखते हैं. एक तो हो गया एग्जीक्यूटिव एट यूनियन लेवल, दूसरा हो गया एग्जीक्यूटिव एट स्टेट लेवल. स्टेट लेवल और यूनियन लेवल पे इसको हम आगे और अच्छे से देखेंगे. और जो लेजिस्लेटिव है वो एट यूनियन लेवल और एट स्टेट लेवल. यूनियन लेवल पे क्या हुआ, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में 2 हाउस होता है. एक तो होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा. सेम अगर स्टेट लेवल पे हम देखें तो यहाँ पे भी 2 हाउस होते हैं. एक तो होता है विधानसभा, जिसको कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली. दूसरा होता है विधान परिषद, जो कि केवल कुछ ही स्टेट्स में है, अभी सभी स्टेट्स में नहीं है. सो ये हुआ लेजिस्लेटिव. तीसरा है जुडिशरी, जो सुप्रीम कोर्ट है वो एट यूनियन लेवल है, और एक स्टेट लेवल क्या है, हमारा हाई कोर्ट है, जो कि डिफरेंट स्टेट्स में है. सो अब हमने एक छोटा सा ओवरव्यू ले लिया कि जो स्टेट है वो क्या है. 3 ऑर्गन होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी. और जो आज है हम वो पढ़ने जा रहे हैं अबाउट एग्जीक्यूटिव, वो भी कहाँ, एट यूनियन. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस ब्रीफ इंट्रोडक्शन. अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर. फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट्स ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है वो मेनली कंसिस्ट करता है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है जो कि
अंडर द प्राइम मिनिस्टर, अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर होती है, जो कि लेजिस्लेचर से चुन विच इज एमंग द लेजिस्लेटर, जो एमपीज होते हैं। थर्ड नेक्स्ट है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है जो हमारे, वो भी पार्ट है यूनियन एग्जीक्यूटिव का। तो ये ध्यान रखना है, नॉर्मली स्टूडेंट क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि खाली जो कैबिनेट मेंबर्स है वही यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है, बट अटॉर्नी जनरल भी पार्ट होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। सेकंड है प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो प्रेसिडेंट है वो स्टेट का एग्जीक्यूटिव हेड होता है, हालांकि ये नॉमिनल हेड होता है। रियल जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, और जो प्राइम मिनिस्टर है वो होता है एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट। सो ये चीज़ ध्यान रखनी है। सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट है मिनिमम एज फॉर द कंटेस्टिंग इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज 30। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है। जो मिनिमम एज है अगर वाइस प्रेसिडेंट फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट वो है 35। ओके, तो 3 क्राइटेरिया ध्यान रखना है। सबसे पहले तो अगर आपको एमपी होना है उसके लिए मिनिमम एज इन केस ऑफ लोकसभा वो है 25 ईयर्स। अगर एमपी का इलेक्शन लड़ना है लोकसभा के केस में तो आपकी एज 25 होनी चाहिए। अगर राज्यसभा का केस है तो वो होनी चाहिए 30 ईयर्स। और अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जो मिनिमम एज है वो होनी चाहिए 35 ईयर्स। तो ये तीनों ध्यान रखनी है, 25, 30 एंड 35। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पर। 42nd अमेंडमेंट मेड इट ऑब्लिगेटरी ऑन पार्ट ऑफ प्रेसिडेंट टू एक्सेप्ट द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये स्टेटमेंट कह रही है कि जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 था, जो कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी के टाइम में आया था, उसने ये ऑब्लिगेटरी बना दिया ऑन पार्ट ऑफ प्रेसिडेंट कि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिकमेंडेशन भेज रहा है उसके लिए प्रेसिडेंट बाध्य होगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इससे पहले सिचुएशन क्या होती थी कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में कुछ भी लिखा नहीं था कि प्रेसिडेंट बाउंड होगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है जो कि था इमरजेंसी का दौर, उसने क्या कर दिया, ये मैंडेटरी बना दिया। फिर जो 44th अमेंडमेंट एक्ट है उन्होंने क्या किया, जो जनता गवर्नमेंट थी इमरजेंसी के बाद, उन्होंने एक और इसमें प्रोविज़न इंट्रोड्यूस कर दिया कि जो प्रेसिडेंट है वो बाउंड तो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर, बट एक बार के लिए जो प्रेसिडेंट है वो वापस फाइल को फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भेज सकता है। बट अगर उसके बाद फिर से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने फाइल को वैसे ही रिटर्न किया है तो प्रेसिडेंट उसके बाद बाउंड होगा। तो यहाँ पे इंदिरा गांधी ने थोड़ा स्ट्रिक्ट कर दिया था, एक रबड़ स्टैंप बना दी थी प्रेसिडेंट को। और जो 44th अमेंडमेंट एक्ट है जनता गवर्नमेंट, उन्होंने थोड़ा सा लिबरल होके थोड़ा सा पावर को इंक्रीज कर दिया कि जो प्रेसिडेंट है वो एक बार कम से कम फाइल वापस रिटर्न कर सकते हैं, उसके बाद फिर उनको जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कहा है वो ही करना पड़ेगा। सो हमने देखा पूछा क्या गया था, पूछा गया था करेक्ट स्टेटमेंट। तो 1, 2 और 4 ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ क्या होना चाहिए था, यहाँ 35 होना चाहिए था जो मिनिमम एज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन के बारे में पूछा गया है। नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट मस्ट बी सब्सक्राइब बाई एटलीस्ट 50 इलेक्टर्स एज प्रोपोजर्स एंड 50 इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स। अभी इस स्टेटमेंट में वापस आएंगे। एवरी कैंडिडेट हैज़ टू मेक अ सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 15,000 in RBI. He will be elected indirectly through secret ballot. Okay. So I want you to understand that जो मेंबर्स है हमारे वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो है इलेक्टेड, दूसरा है नॉमिनेटेड। इलेक्टेड फिर 2 टाइप के हैं,
एक डायरेक्टली इलेक्टेड, दूसरे है इनडायरेक्टली इलेक्टेड। डायरेक्टली इलेक्टेड है जिसमें कि जो हम मास है, जो हम आम लोग हैं, हमने वोट के थ्रू उनको डायरेक्ट इलेक्ट कर दिया। जैसे कि इन केस ऑफ लोकसभा है, हम क्या करते हैं लोकसभा में, जब जनरल इलेक्शन होते हैं जो 2019 में सब 24 में होने वाले हैं, उसमें हम डायरेक्ट अपने जो एमपीज हैं उनको वोट करते हैं, तो वो तो हुए डायरेक्टली इलेक्टेड। दूसरे होते हैं इनडायरेक्टली इलेक्टेड, जिसका कि एग्जाम्पल है इन केस ऑफ राज्यसभा। अब राज्यसभा में क्या होता है कि जो हमने किसको इलेक्ट किया, हमने एमएलएज है जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स है, एमएलएज इन्हें इलेक्ट करते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को। तो ये इनडायरेक्ट है क्योंकि इसमें हमने जो हम जनता है हमने डायरेक्टली इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, बल्कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं एमएलएज उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट करके किया राज्यसभा के इलेक्शन में। इसका एग्जाम्पल जैसे मनमोहन सिंह जी है, ये हमेशा राज्यसभा से चुन के गए थे। अच्छा, ये था इलेक्टेड। अगला है नॉमिनेटेड। नॉमिनेटेड है जिसमें कि ना ही तो जो पीपल है वो इलेक्ट कर रहे हैं और ना ही जो पीपल के रिप्रेजेंटेटिव्स है जैसे एमएलएज है वो इलेक्ट कर रहे हैं। इसमें ये सीधे नॉमिनेटेड आ रहे हैं बाय द प्रेसिडेंट इन्हें डायरेक्ट मनोनीत करता है। ये है एग्जाम्पल, जैसे सचिन तेंदुलकर थे, वो पिछले जो लोकसभा राज्यसभा थी वहाँ पे इनको प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया था। रेखा जी भी हमारी राज्यसभा की नॉमिनेटेड मेंबर है। अब आते हैं हम अपने स्टेटमेंट पर। पहली स्टेटमेंट क्या है, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट मस्ट बी सब्सक्राइब्ड बाय एटलीस्ट 50 इलेक्टर्स एज प्रोपोजर्स एंड 50 इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर किसी कैंडिडेट को प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना है तो उसको क्या करना पड़ेगा कि जो पहले इलेक्टेड है, जो पहले इलेक्टर्स है उनमें से 50 जो इलेक्टेड मेंबर्स है उनको प्रोपोज करना पड़ेगा। उसको नाम जो पहले है उनको कहा गया है 50 प्रोपोजर्स, और उस जो प्रोपोजर्स है उस प्रोपोजल को एक जो 50 और मेंबर है उनको सेकेंडर करना पड़ेगा। ये चीज़ इसलिए इंट्रोड्यूस करी है ताकि एक प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एक नॉन सीरियसनेस ना आए। अब जो भी कैंडिडेट खड़ा होगा उसके पास देखो सबसे पहले 50 कैंडिडेट क्या होने चाहिए, प्रोपोजर्स होने चाहिए। उसके बाद उस प्रोपोजल को सेकेंडर करने के लिए भी 50 और कैंडिडेट होने चाहिए। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब जब ये प्रेसिडेंट की बात करी, सेम चीज़ जब अगर आप वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए देखेंगे तो ये जो 50 है वहाँ पे ये 20 हो जाएंगे, 20 एज प्रोपोजर्स और 20 एज सेकेंडर्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट, एवरी कैंडिडेट हैज़ टू मेक अ सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 15,000 इन RBI। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पीछे HS में 2 या 3 साल पहले पूछा गया था कि जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन लड़ता है उसको कितना डिपॉजिट कराना होता है, कितना अमाउंट डिपॉजिट कराना होता है। उसमें स्टेटमेंट थी 5,000, 10,000, 15,000, 20,000। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, 15,000। ये जो डिपॉजिट होता है ये भी एक नॉन सीरियसनेस को रोकने के लिए होता है। और ये डिपॉजिट जब्त हो जाता है, आपने सुना होगा जमानत जब्त, मतलब ये रिफंडेबल नहीं होगा अगर जो कैंडिडेट है उसको 1/6 लेस देन 1/6 वोट पड़े हैं ऑफ द टोटल इलेक्टेड वोट। तो अगर इससे कम वोट पड़ेंगे तो ये जो इसका जब्त है, जो ये अमाउंट है ये फिर जब्त हो जाएगा। ओके, सो ये स्टेटमेंट भी सही है, फर्स्ट भी सही थी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ही विल बी इलेक्टेड इनडायरेक्टली थ्रू द सीक्रेट बैलेट। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है वो क्या है, इलेक्शन इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, क्योंकि जो हम जनता है हमने तो वोट किया नहीं प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए डायरेक्ट, बल्कि इनडायरेक्टली माने हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, चाहे वो MLA है, चाहे वो लोकसभा के MPs है, चाहे वो राज्यसभा के MP है, वो इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को। तो तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर विल बी D। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ। इलेक्टोरल कॉलेज होता है कि कौन कौन लोग वोट डाल सकते हैं इन, और यहाँ पे पूछा गया है प्रेसिडेंट का, मतलब कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन लोग वोट डाल सकते हैं। पहला है इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड MPs ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। दूसरा है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ओके,
पहले वाली स्टेटमेंट देखते हैं। जो इलेक्टोरल कॉलेज है फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो कंसिस्ट करता है ओनली इलेक्टेड मेंबर्स है ना, जो इलेक्टेड एमपीज है राज्यसभा और लोकसभा के, वही मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आप पूछा क्या था, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड, जो नॉमिनेटेड एमपी जो है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, स्टेटमेंट गलत है। तो सेकंड क्या है, एमएलएज होते हैं, एमएलएज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स। हम बात कर रहे हैं इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट। फर्स्ट आ गया इलेक्टेड एमपीज, चाहे वो राज्यसभा के हो चाहे लोकसभा के हो। हमने पीछे देखा था 2 टाइप के एमपीज है, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड। यहाँ पे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ इलेक्टेड पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेकंड है एमएलएज और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट। स्टेट में भी 2 टाइप के होते हैं मेंबर्स होते हैं, एक होता है एमएलएज, दूसरे होते हैं एमएलसीज। ठीक है, एमएलसीज भी वो क्या होते हैं, राज्यसभा के मेंबर्स के ये थ्रू उनके जैसे जैसे ही होते हैं, जो कि खुद भी नॉमिनेट होते हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तीसरा है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। जो दिल्ली और पुडुचेरी है वहाँ के जो असेंबली के जो मेंबर है वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो थर्ड स्टेटमेंट भी यही है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर आपको यूटीज कितनी है, 6 या 7 यूटीज, तो हर यूटीज के पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो स्टेटमेंट 2 एंड 3 विल बी राइट आंसर, क्योंकि पहली तो गलत थी। नेक्स्ट, consider the following statement about President of India. BB Giri is the only person who won the election of president as independent election in the independent candidate in 1969। कह रहा है कि जो बीबी गिरी है वो इकलौते ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने कि इंडिपेंडेंट होकर इलेक्शन जीता इन द ईयर ऑफ 1969। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कहानी हम आगे देखेंगे। सेकंड स्टेटमेंट, नीलम संजीवा रेड्डी वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, नाम याद रखना है, नीलम संजीवा रेड्डी। थर्ड स्टेटमेंट है, सुप्रीम कोर्ट हैव एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन रिगार्डिंग डिस्प्यूट ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो एक्सक्लूसिव जो ज्यूरिसडिक्शन है इसका मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, अगर ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव, अगर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में कोई डिस्प्यूट है तो उसका जो हियरिंग है वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। ये स्टेटमेंट भी सही है। अब एक कहानी समझते हैं। दौर था 1969 का। इंदिरा गांधी क्या थी, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थे कंट्री के, और जो के कामराज है ये थे प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ये इंदिरा गांधी रिप्रेजेंट कर रही थी जो यंग गार्ड थे उस टाइम के कांग्रेस के उनको, और जो कामराज है ये रिप्रेजेंट कर रहे थे जो ओल्ड गार्ड थे। तो एक किस्म से गुट बन गया था विद इन कांग्रेस। एक था अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, दूसरा था जो कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट था के कामराज, उसके लीडरशिप में। तो 69 में इलेक्शन हुए फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। तो कांग्रेस का जो ऑफिशियल कैंडिडेट था वो इन्होंने दिया नीलम संजीवा रेड्डी, क्योंकि ये पसंदीदा चॉइस थी के कामराज की। वो चाहते थे कि जो, और ये थे भी प्रेसिडेंट कांग्रेस के उस टाइम में, इसलिए कांग्रेस का जो ऑफिशियल कैंडिडेट था वो था संजीवा रेड्डी। मगर जो इंदिरा गांधी थी वो नहीं चाहती थी कि जो संजीवा रेड्डी है वो प्रेसिडेंट बने। तो उन्होंने क्या किया, वोटिंग से ठीक 1 दिन पहले उन्होंने जो बीबी गिरी थे, ये पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, उनको कहा कि आप इलेक्शन लड़िए फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। और जितने भी एमपीज थे कांग्रेस के उनको कहा वोटिंग से 1 दिन पहले कि आप अपनी अंतरात्मा का ध्यान रखकर इलेक्शन ऑफ द इसके प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए वोट करिए।
और फिर जब रिजल्ट आए तो जो बीबी गिरी थे, जो अनऑफिशियल कैंडिडेट थे, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, वो जीत गए और जो कांग्रेस का जो ऑफिशियल कैंडिडेट था नीलम संजीवा रेड्डी, वो इलेक्शन हार गया। इसलिए जो हमारी पहली स्टेटमेंट थी कि बीबी गिरी क्या थे, वो पहले इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे जो कि प्रेसिडेंट बने थे। फिर उसके बाद जो कामराज हैं उन्होंने इंदिरा गांधी जी को पार्टी से हटा दिया, पार्टी से निकाल दिया, और फिर उसके बाद कांग्रेस दो पार्ट में टूट गई। एक इंदिरा आई, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस इंदिरा बनी, और जो आज की प्रेजेंट कांग्रेस है वो भी वही है। सम एडिशनल फैक्ट अबाउट प्रेसिडेंट, जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो पहले फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, हमने देखा था फर्स्ट चैप्टर में, और जो डॉक्टर राधा कृष्णन थे वो पहले वाइस प्रेसिडेंट थे और वो बाद में प्रेसिडेंट भी बने थे। तो ये जस्ट फैक्ट है याद रखने के लिए। नेक्स्ट, कंसिडर द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, सो व्हाट इज ऑर्डिनेंस? तो ऑर्डिनेंस क्या है? तो हमें पता है कि जो लॉ मेकिंग है वो कार्य किसका है, वो काम करती है पार्लियामेंट। तो जो हमारे पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, हमने उनको अधिकार दिया है कि वो देश के लिए लॉ बनाएं। बट पार्लियामेंट हमेशा सेशन में नहीं होती है। पार्लियामेंट तो जनरली 3 सेशन होते हैं साल के, एक समर बजट सेशन, एक विंटर सेशन, और तीसरा जो बीच में ये मॉनसून सेशन होता है। तो जिस पीरियड में पार्लियामेंट सेशन में नहीं होगी, तो उस समय अगर लॉ बनाना हो तो उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑर्डिनेंस का प्रावधान दिया गया है। तो ऑर्डिनेंस कब बनता है? जबकि जो पार्लियामेंट है, जो हाउस है, वो सेशन में नहीं है, उस समय ऑर्डिनेंस की जो पावर है वो प्रेसिडेंट को दी गई है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, पार्लियामेंट हैज़ टू अप्रूव द ऑर्डिनेंस विद इन 6 वीक ऑफ द रीअसेंबली। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जब एक बार ऑर्डिनेंस बना दिया है और उसके बाद जब हाउस फिर से असेंबल हो रहा है, सेशन स्टार्ट हो गया है, तो जिस दिन से हाउस स्टार्ट हो गया है उसके विद इन 42 डेज और 6 वीक, विद इन 6 वीक और 42 डेज जो पार्लियामेंट है उन्हें उस ऑर्डिनेंस को एक लॉ की तरह फिर से बनाना पड़ेगा, अदरवाइज जो ऑर्डिनेंस है दैट विल नॉट स्टैंड। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट है, ऑर्डिनेंस रोल्ड आउट व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। बिल्कुल, ऑर्डिनेंस तभी बना सकता है जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट, मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ एन ऑर्डिनेंस इज 1 ईयर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। जो ऑर्डिनेंस है वो मैक्सिमम 6 मंथ प्लस 42 डेज है ना, जो इतना ही फंक्शन कर सकता है। क्योंकि जो किसी भी 2 सेशन है, जो हमारे पार्लियामेंट के जो 2 सेशन है, उनका बीच का जो गैप है वो मैक्सिमम सिर्फ 6 महीने हो सकता है। तो मान के चलिए एक तो वो 6 मंथ गैप हो गया, और उसके बाद मैक्सिमम जो 42 डेज का जो हमारा लिमिट है वो है। तो ये स्टेटमेंट है, ना कि 1 ईयर। इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है, अंडर आर्टिकल 213 गवर्नर पोजेसेस सेम पावर विद रेफरेंस टू कंसर्न स्टेट। जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है वो प्रेसिडेंट की है अंडर आर्टिकल 1 to 3, और जो सेम पावर स्टेट के रिस्पेक्ट में गवर्नर को दी गई है वो है 213। दोनों आर्टिकल याद रखना है, कुछ नहीं है। यहाँ से इसको चक्के इधर रख दिया, इसको इधर रख दिया, बाकी सेम है। सो तीनों ये स्टेटमेंट सही है, बी भी सही है, सी गलत है, डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पूछा गया है। पहली है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस इज मॉडल्ड ऑन द लाइंस ऑफ अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट। बिल्कुल सही है। ये जो इंस्पायर्ड है वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस, ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है से है। सेकंड है, इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ बोथ नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड एमपीज ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। इलेक्टोरल कॉलेज जो डिफरेंस है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, वो इतना है कि जो वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट करता है, जो भी नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर है पार्लियामेंट के, वो दोनों इसमें इंक्लूड होते हैं। और जो इंक्लूड नहीं होते हैं वो है हमारे एमएलएज।
एमएलएज का इसमें कोई रोल नहीं रहता, सिर्फ और सिर्फ जो एमपीज होते हैं वो चाहे इलेक्टेड है चाहे नॉमिनेटेड है, दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। सो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड है, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट मस्ट बी सब्सक्राइब्ड बाय एटलीस्ट 20 इलेक्टर्स एज प्रोपोजर्स और 20 इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पीछे हमने देख लिया था। ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है बाय वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस, माने कि क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट है इसीलिए ऑटोमेटिकली वो चेयरमैन भी है राज्यसभा का। चेयरमैन क्या करता है, राज्यसभा को प्रेसाइड करता है और लोकसभा को प्रेसाइड करता है स्पीकर। सो करेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी, चारों के चारों करेक्ट स्टेटमेंट है, ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यूनियन एग्जीक्यूटिव को पढ़ रहे हैं, प्रेसिडेंट पढ़ लिया, वाइस प्रेसिडेंट पढ़ लिया, अब पढ़ रहे हैं प्रेसिडेंट। ही एडवाइजेज द प्रेसिडेंट विद रिगार्ड टू समनिंग ऑफ द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। कह रहा है कि जो प्रेसिडेंट है वो जो प्राइम मिनिस्टर है वो प्रेसिडेंट को एडवाइज करता है कि कब हाउस को बुलाना है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड है, रेजिग्नेशन और डेथ ऑफ एन इनकम्बेंट पीएम ऑटोमेटिकली डिजॉल्व्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। स्टेटमेंट कह रही है कि अगर डेथ हो गई जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है उसकी, तो फिर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ऑटोमेटिकली डिजॉल्व हो जाएगी। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बट अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई मेंबर की डेथ हो जाती है तो वो डिजॉल्व नहीं होती। अगर प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है तभी पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिजॉल्व होती है। थर्ड स्टेटमेंट, पीएम मस्ट बी अ एमपी ऑफ लोकसभा। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। अगर प्राइम मिनिस्टर है वो किसी भी हाउस का मेंबर हो सकता है, चाहे वो लोकसभा है चाहे राज्यसभा है। जैसे कि जो मनमोहन सिंह थे वो मेंबर राज्यसभा के थे, जो अभी करंट प्राइम मिनिस्टर है मोदी वो तो डेफिनेटली लोकसभा के मेंबर है। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई थी 1 and 2, आंसर विल बी ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज इनकरेक्ट। गलत स्टेटमेंट पूछी गई है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट ओनली दोज पर्सन एज मिनिस्टर हु आर रिकमेंडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये कह रही है कि प्रेसिडेंट सिर्फ उन्हीं मेंबर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में इंक्लूड कर सकता है जिनके नाम की प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें सजेस्ट किए हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है बिल्कुल, क्योंकि प्रेसिडेंट खुद के डिस्क्रिप्शन पे ऐसा नहीं कर सकते। सेकंड है, स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शुड नॉट बी मोर देन 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। थ्रू द अमेंडमेंट एक्ट, 91st अमेंडमेंट एक्ट है, काफ़ी बार पूछा गया ये प्रीवियस ईयर में। अंडर दिस एक्ट पार्लियामेंट ने इनकॉर्पोरेट किया कि जितनी लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ का 15%, मैक्सिमम जो 15% है उससे ज़्यादा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनकी संख्या नहीं हो सकती। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इट्स मेंबर सिंक और स्विम टुगेदर। मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सिंक और स्विम टुगेदर। इसका मतलब है कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है किसी एक मिनिस्टर के अगेंस्ट और वो उस मोशन में पास नो कॉन्फिडेंस मोशन में पास नहीं होता है तो जो बाकी का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो भी साथ में डूबेगा, और अगर सेव हो जाता है तो बाकी का जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो भी साथ में सेफ रहेगा। तो इस स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। डी स्टेटमेंट है, ए पर्सन रिमेन ए मिनिस्टर विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस अप टू मैक्सिमम 1 ईयर। ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट कह रही है कि अगर कोई मिनिस्टर है वो बिना एमपी हुए भी 1 साल तक मिनिस्टर रह सकता है। तो ये स्टेटमेंट गलत इसलिए है, अगर कोई एमपी मिनिस्टर है उसको और वो इलेक्टेड या नॉमिनेटेड नहीं है तो उसको विद इन 6 मंथ जो है उसको इलेक्टेड या नॉमिनेट किसी एक हाउस का मेंबर होना ही चाहिए विद इन 6 मंथ। नेक्स्ट स्टेटमेंट, तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही कैन बी रिमूव्ड बाय अ रिजोल्यूशन पास्ड बाय एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन द राज्यसभा एंड एग्रीड टू द लोकसभा।
क्वेश्चन अबाउट द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट है। तो अगर वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो ये एक्सक्लूसिव पावर होती है राज्यसभा की। और राज्यसभा में किस प्रोसेस के थ्रू रिमूव हो गए? बाय सिंपल मेजोरिटी, जिसको क्या कहते हैं, जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी है वो क्या होती है? वो होती है मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। मान लो राज्यसभा की अगर 245 सीट है तो इसका 123 मेंबर्स, सिंपल रिजोल्यूशन 123 मेंबर का अगर पास करते हैं अबाउट द रिमूवल ऑफ चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, तो सिर्फ वन जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी है उससे पास होना चाहिए रेजोल्यूशन, और उस रेजोल्यूशन को लोकसभा में सिर्फ क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए। तो जो वाइस प्रेसिडेंट है ही विल बी स्टैंड्स रिमूव्ड। नो ग्राउंड्स हैज़ बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर हिज रिमूवल। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये कोई भी ग्राउंड मेंशन नहीं किया गया है कि कब वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करेंगे। तो पूछा करेक्ट गया था, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर विल बी सी बोथ 1 and 2। नेक्स्ट, इफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बिलोंग्स टू अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट तो क्या होगा? ये कह रहा है कि अगर प्राइम मिनिस्टर अपर हाउस का मेंबर है, अपर हाउस किसको कहते हैं? अपर हाउस कहते हैं राज्यसभा को। पार्लियामेंट के दो हाउस है, एक लोकसभा एक राज्यसभा। लोकसभा को कहते हैं लोअर हाउस और जो राज्यसभा है उसको कहते हैं अपर हाउस। तो सिचुएशन है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो मेंबर है अपर हाउस के, यानी कि राज्यसभा के। तो फॉर एग्जांपल मनमोहन सिंह जी वो राज्यसभा के मेंबर थे, तो उनको ध्यान में रख के ये क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है ही विल नॉट बी एबल टू वोट इन हिज फेवर इन द इवेंट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन। स्टेटमेंट कह रही है कि जो प्राइम मिनिस्टर है जो कि राज्यसभा के मेंबर है वो वोट नहीं कर पाएंगे इन द केस ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि जो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन है ये इंट्रोड्यूस होता है सिर्फ लोकसभा में। ये लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर है, राज्यसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। तो जो हमारा मिनिस्टर होता है, जो प्राइम मिनिस्टर है या चाहे कोई भी मिनिस्टर हो, वो सिर्फ वोट उसी हाउस में कर सकते हैं जिस हाउस के वो मेंबर है, चाहे वो फिर मिनिस्टर हो चाहे जो भी हो, ठीक है। तो जब भी नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा तो सिर्फ लोकसभा में ही वोट कर सकते हैं, और अगर प्राइम मिनिस्टर लोकसभा का मेंबर नहीं है तो वहाँ पे वोट नहीं कर सकता। नेक्स्ट स्टेटमेंट, ही विल नॉट बी एबल टू स्पीक ऑन द बजट इन द लोअर हाउस। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कहीं पे भी बोल सकता है और किसी भी हाउस में बैठ सकता है, इसमें कोई चाहे कोई भी मेंबर हो। ही कैन मेक स्टेटमेंट ओनली इन अपर हाउस, ये स्टेटमेंट भी गलत है। स्टेटमेंट अपर हाउस हो चाहे लोअर हाउस, किसी भी हाउस में दे सकता है। He has to become a member of lower house within 6 months after being sworn in as a prime minister। ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर होने के लिए या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसको अपर हाउस का मेंबर होना है या लोअर हाउस का मेंबर होना है, वो किसी भी हाउस का मेंबर हो सकता है, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो। तो करेक्ट आंसर विल बी ए। सो स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल अबाउट यूनियन एग्जीक्यूटिव। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से अगले मंडे को मिलेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे।